हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज 3 तारीख हो गई है और आपका पैट का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को है। तो 2 दिन आपके बीच में बचे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 बुक्स हैं मेरे पास। एक आपकी देखिए प्रतियोगिता दर्पण का है ये, करंट अफेयर का वॉल्यूम फर्स्ट है 2025 और वॉल्यूम सेकंड है देखिएगा 2025। ये 2 बुक्स हैं मेरे पास और अभी तक जो मैंने आपको करंट अफेयर कराई है, इन सभी से दोस्तों करंट अफेयर कराई है। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ इन 2 दिनों के बीच में, जो इनका निचोड़ है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कराऊँगा ये वॉल्यूम फर्स्ट की। देखिए जो ये वॉल्यूम फर्स्ट है, इसका जो निचोड़ है मैं उसको कराने वाला हूँ। जैसे ही आप इसके पीछे बैक साइड में आओगे तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य है, राष्ट्रीय नेशनल हैं। इनको यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं पूरा। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये पूरा सार है, इस पूरी बुक का पूरा सार है यहाँ पे ये। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण आप सभी जानते हैं, और जिसको नहीं पता है देखिए, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु ये पुस्तक होती है। तो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बुक है करंट अफ़ेयर के लिए। देखिए, राष्ट्रीय में करा चुका हूँ और अंतर्राष्ट्रीय भी मैं यहाँ पे करा चुका हूँ सारा आपको कुछ वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे जो ये समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनको मैं आपको एक-एक करके कराने वाला हूँ सबको। तो बस वीडियो में आगे आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम यहाँ पे लगभग 22 प्रश्न करेंगे और इसी तरीके से ये लगभग यहाँ पे 80 प्रश्न के आसपास हैं, 80-90 प्रश्न हैं, यहाँ पे देखिए 89 प्रश्न हैं। इन सभी को आज हम कवर कर लेंगे दोस्तों, 2 से 3 वीडियो में मैं इसको कवर कर लूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम वॉल्यूम 2 की प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्योंकि समय कम बचा है और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये दे रखा है आपको समसामयिक संक्षेप, माइंड मैप और 4 प्रैक्टिस सेट, इनको हमें यहाँ पे करना है, ठीक है, लास्ट के समय में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वॉल्यूम फर्स्ट के जो करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक ही विनती है कि समय बहुत ही कम बचा है, 2 दिन बचे हैं मात्र। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखें अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रत्येक प्रश्न की आपको अच्छे से व्याख्या कराने वाला हूँ, ताकि आपसे जो प्रश्न हैं वो किसी भी तरीके से ना छूटे परीक्षा में। एक-एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चुनिंदा प्रश्न है जो पूरा संपूर्ण पुस्तक का निचोड़ है। तो दोस्तों, और हाँ, आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ये आपसे पूछा है, जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं, वो उच्चतम न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने 50वें, 52वें, 91वें या 53वें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि दोस्तों आपने ये प्रश्न पहले पढ़ लिए हैं तो आप अपना यहाँ से रिवीजन, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों रिवीजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी। तो बताइए, इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बस आप अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ते चलें। बताइए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना उच्चतम न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 51वें बने हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, संजीव खन्ना 51वें न्यायाधीश बने हैं। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे हम देखेंगे अब, कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को उच्चतम न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया, जो 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। एक-एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जब हम यहाँ पे 2 से 3 वीडियो में आपका दोस्तों इन 2 दिनों के अंदर ही ये वीडियो आएँगी और आपका यहाँ पे 89 प्रश्न इस बुक के हैं और वॉल्यूम 2 के यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ। कुछ मैं करा चुका हूँ पहले, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएँगे वहाँ पे एमसीक्यूज़, टॉप 15 प्लस एमसीक्यूज़, इस तरीके से वो वीडियो का थंबनेल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस
का COP29 सम्मेलन COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने ग्लासगो, यूके, दुबई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, शर्म अल शेख, मिस्र, बाकू, अजरबैजान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। जो COP29 सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या यहाँ पे हम देख लेते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस UNFCCC का COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 से 22 नवंबर, ठीक है, 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान अजरबैजान में आयोजित हुआ। ठीक है, याद रखेंगे, अजरबैजान में आयोजित हुआ, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3 है। अच्छे से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के साथ भारत के सामरिक आर्थिक हित जुड़े हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के साथ भारत के सामरिक आर्थिक हित जुड़े हैं? ऑप्शन है चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह या यंगून बंदरगाह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के सामरिक आर्थिक हित किस बंदरगाह के साथ जुड़े हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा चाबहार। ठीक है, चाबहार बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छे से देखते चले। ईरान के गहरे पानी के, इसकी व्याख्या कि ईरान के गहरे पानी के चाबहार बंदरगाह के परिचालन हेतु इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एवं पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच 11 मार्च 2024 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर अगला है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4। हाल ही में कोदो मिलेट के पौधे खाने से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सबसे पहला यही करंट अफेयर याद रखेंगे कि कौन से टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में क्या खाने से? कोदो मिलेट के पौधे खाने से। कोदो मिलेट के पौधे खाने से 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ऐसा इन पौधों में निम्नलिखित तत्व पाए जाने के कारण हुआ। कौन सा ऐसा तत्व था उन पौधों में जिससे उनको खाने से जो हाथी हैं वो उनकी मृत्यु हो गई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में? तो आपके सामने ये विकल्प है, 4 विकल्प हैं, इनको अच्छे से देखिएगा। साइक्लोपियाजोनिक अम्ल या ग्लाइको एल्कोलाइड्स या पॉइजन हेमलॉक या ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए इन 4 में से ऐसा कौन सा उसमें तत्व था पौधे में? जो पौधे का नाम क्या है? याद रखेंगे, पौधे का नाम क्या है? कोदो मिलेट। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे कि उन पौधों को खाने से 10 हाथियों की मृत्यु हो गई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, तो ऐसा क्या था उन पौधों में? कौन सा तत्व था? ठीक है, कौन से तत्व के कारण? तो आप कहेंगे साइक्लोपियाजोनिक। ठीक है, साइक्लोपियाजोनिक अम्ल था उसमें, इसके कारण जो है 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या है प्रश्न? अच्छे से यहाँ पे देखिएगा कि समाचारों की सुर्खियों में रहा विंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? समाचारों की सुर्खियों में रहा विंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। इन 4 में से आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। एक एक प्रश्न दोस्तों आपको पैट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये जितनी भी प्रश्न है दोस्तों IAS PCS लेवल के प्रश्न है दोस्तों। और आप देख रहे होंगे जो 2023 का जिसने पैड दिया होगा, 2023 का पैड जिसने दिया होगा, उसका लेवल आप देख सकते हैं, वो PCS का लेवल वहां पे मैच कर रहा था। एक तरीके से कह लीजिए कि PCS लेवल को भी वहां पे पछाड़ दिया था। तो इसलिए आप जो है एडवांस लेवल की यहाँ पे जब तैयारी आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला। तो अच्छे से पढ़िएगा कि समाचारों की सुर्खियों में रहा विंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या यहाँ पे देख लेते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, ठीक है, याद रखना इस नाम को, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से विंझम बंदरगाह के लिए
व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण यूजीएफ में केंद्र के हिस्से के 817.80 करोड़ की धनराशि को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। क्या है प्रश्न, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत में नवीनीकरण ऊर्जा है उसके संदर्भ में कुछ कथन हैं, उनको आपके सामने दिया गया है, उन पे विचार करना है, फिर उसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे दो कथन आपको दिए हुए हैं। क्या है? पहला कथन है कि भारत में अक्टूबर 2024 में नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता 203.18 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई। दूसरा कथन है भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट निर्धारित किया है। तो इन कथनों पर विचार कीजिए और अब आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि उपरोक्त में से सही है। कौन कौन सा सही है? केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, और न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। बताइए इस विकल्प में से इसका राइट आंसर क्या होगा? दो आप कथन आपने ऊपर पढ़े, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोनों ही कथन दोस्तों सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं। एक बार फिर से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि भारत में अक्टूबर 2024 में नवीनीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता 203.18 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई। और दूसरा, भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट निर्धारित किया है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, जरूर शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताएं कि क्लासेस कैसी हमारी यहाँ पे लगती हैं आपको। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी और एक बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश जहां समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है? बताइए, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड या कंबोडिया? इन चार में से क्या है राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका थाईलैंड है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता यहाँ पे प्रदान कर दी गई है थाईलैंड को। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश ये बन गया है थाईलैंड। चलिए इसकी व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं कि थाईलैंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के समलैंगिकों को विवाह करने, बच्चों को गोद लेने, उत्तराधिकार प्रदान करने तथा कर रियायतें आदि प्रदान करने संबंधी एक कानून बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 8। क्या है प्रश्न, अच्छे से देखते हैं इसको कि निसार NISAR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, फिर कथन देखिए यहाँ पे जो आपके देख रहे होंगे ये प्रश्न कि कौन सा कथन सही है। तो इस तरीके के प्रश्न अब एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट कथन क्या है निसार के संबंध में कि निसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम है शॉर्ट में इसरो जिसको बोलते हैं, की साझा मिसाइल परियोजना है। जो निसार है आपकी, वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो की साझा मिसाइल परियोजना है। ठीक है, पहला आपका कथन ये हो गया। और दूसरा कथन क्या है कि इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार रखा गया है। ठीक है, क्या है, एन से नासा, आई से इसरो और सिंथेटिक अपर्चर रडार रखा गया है। और थर्ड कथन क्या है आपका? थर्ड कथन क्या है? अंतरिक्ष में तैनात किए जाने के बाद निसार की सहायता से भूकंप, भूस्खलन, तूफान, बिजली गिरने जैसी आपदाओं, ज्वालामुखियों में होने वाले विस्फोटों तथा धरती के भीतर की प्लेटों की गतिविधियां की जानकारी मिल सकेगी। बताइए यहाँ पे आपको तीन कथन यहाँ पे दिए गए हैं निसार के संबंध में। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। देखिए सही कुट क्या है आपको यहाँ पे बताना है। केवल पहला और दूसरा सत्य है, केवल थर्ड सत्य है,
ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सत्य हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे तीनों कथन आपके सत्य हैं निसार के बारे में। क्या है तीनों कथन, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। पहला कि निसार जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसकी साझा मिसाइल परियोजना है निसार, ठीक है, मिसाइल परियोजना है। दूसरा, इसका पूरा नाम क्या है, निसार है, पूरा नाम क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। और तीसरा, अंतरिक्ष में तैनात किए जाने के बाद जो है निसार की सहायता से जो भूकंप हुआ, आपका तूफान, बिजली गिरने जैसी जितनी भी आपदाएं हैं, इनकी गतिविधियों की पहले ही जानकारी मिल सकेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपके सामने, और बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न है ये, कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है। देखिए यहाँ पे दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, आपको बताना है एक बार कमेंट करके। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए अच्छे से पढ़ के एक बार। ऑप्शन पहला 230.6 मिलियन टन, ऑप्शन बी 239.3 मिलियन टन, ऑप्शन सी 240.5 मिलियन टन, ऑप्शन डी 241.2 मिलियन टन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे आप, जो 23-24 में जो भारत में दुग्ध उत्पादन कितना है, 239.3 मिलियन टन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 अगला क्या है, कि भारत की किस महिला क्रिकेटर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा मध्य अक्टूबर 2024 में की। आपसे पूछा है प्रश्न कि जो भारत की किस महिला क्रिकेटर को जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है आईसीसी ने क्रिकेट के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा मध्य अक्टूबर में की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, नीतू डेविड, डायना एल्ड्रू एल्ड्रू एडुलजी, या हरमनप्रीत कौर, या मिताली राज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नीतू डेविड, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नीतू डेविड, ये नाम याद रखना, भारतीय महिला क्रिकेट की, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व वर्षों की प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज नीतू डेविड, ठीक है, को क्रिकेट के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 16 अक्टूबर 2024 को की। और महिला टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में तड़ेपन रन देकर 8 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है नीतू डेविड के नाम है। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट डायना एडोल्जी को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, क्या है प्रश्न, अच्छे से पढ़िएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और आपका यहाँ पे पैट की दृष्टि से तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं प्रश्न को, कि भारत के किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता गौ माता जो है घोषित किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे अब कंफ्यूज होने वाले हैं इस प्रश्न को लेकर, 50% से प्लस इसका आंसर नहीं दे पाएंगे अच्छे से। बताइए कि भारत के किस राज्य में देसी गाय को राज्य माता गौ माता घोषित किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी यहाँ पे। दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुतों ने लगाया होगा, ये बिल्कुल गलत है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, कि ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 5, 9, 7, 10। बताइए कितनी है, ब्रिक्स समूह में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 है, याद रखेंगे ब्रिक्स सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 9 है। और इसको व्याख्या के थ्रू अच्छे से समझते हैं, कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका की मूल सदस्यता वाले ब्रिक्स समूह में मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात,
के शामिल हो जाने के साथ ही सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, पहले मूल सदस्य कौन कौन से थे? ब्राजील था, रूस था, भारत था, चीन था, दक्षिण अफ्रीका। 1 2 3 4 5 थे। और उसके बाद यहाँ पे मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अरब अमीरात यहाँ पे ये मिल गए। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई सदस्य देशों की? 9 हो गई है। ठीक है, इस तरीके से ये करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जो इस वीडियो को रिवीजन और प्रैक्टिस की दृष्टि से देख रहे हैं। तो उनको तो आंसर दोस्तों मेरे बताने से पहले ही उनको कोशिश करना चाहिए कि इसका आंसर दे पाएं। और ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों, जब आप देख रहे होगे इस वीडियो को तो अपना स्तर आप देख रहे होगे, कहीं ना कहीं चीजें छूट रही होंगी, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको टेंशन लेनी बिल्कुल नहीं है। अच्छे से करिएगा, यहाँ पे गलत हो जाए कोई बात नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए यदि यहाँ से प्रश्न बनता है तो। चलिए, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रमंडल देशों का 27वां सम्मेलन CHOGM कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहाँ आयोजित हुआ? राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित हुआ? समोआ, सेंट जॉन्स में, या इस्लामाबाद में, या कोलंबो में? बताइए कहाँ हुआ? 13वीं का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा समोआ में हुआ, ऑप्शन ए। राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन आपका समोआ में आयोजित हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पे व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का स्वैच्छिक संगठन है। कितने देशों का? 56 स्वतंत्र देशों का। यद्यपि इसका गठन कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे देशों जो अब स्वतंत्र हो गए हैं की सदस्यता के रूप में हुआ था, तथापि अब कोई भी देश राष्ट्रमंडल का सदस्य बन सकता है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। दोस्तों थोड़ा आप धैर्य बना के पानी वगैरह पीते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी आपको लग सकती है, लेकिन लंबी नहीं है, क्योंकि एक एक प्रश्न की बहुत अच्छे से हम यहाँ पे व्याख्या देख रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रश्न को समझते हुए कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी काफ़ी तेज गति के साथ मैं वीडियो को कर रहा हूँ। बीच बीच में आपसे बहुत ही कम बातचीत में यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो और अच्छे से आप इसको कवर करें। इसलिए मैंने ऐसे 20 प्लस प्रश्न ही लिए हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं वीडियो में। और चिंता मत कीजिएगा, इन 2 दिनों के अंदर मैं आपको पूरा करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण निचोड़ है इन दोनों बुक्स का, वो अच्छे से आपको करा दूंगा। कुछ वीडियो वॉल्यूम 2 की मैंने डाली है अपने चैनल पर, आप देखिएगा प्लीज प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश के शासन अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की यात्रा नहीं की? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दियासनायके, या जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, या स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके। इन्होंने क्या है, अक्टूबर 2024 में, ठीक है, भारत की यात्रा नहीं की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने कि भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, या 2000 किलोमीटर? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 1500 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है भारत ने, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1500 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, ठीक है, अधिकतम। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, 16वां प्रश्न कि तुवालू द्वीप निम्नलिखित में से किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में रहा है? आंतरिक संघर्ष, बढ़ता समुद्री जलस्तर, प्रबल भित्तियों के समक्ष संकट, इस द्वीप पर स्वामित्व को लेकर? बताइए तुवालू द्वीप किस कारण से सुर्खियों में रहा है, यह आपसे पूछा है। तो बढ़ता समुद्री जलस्तर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बढ़ता समुद्री जलस्तर के कारण ये तुवालू द्वीप जो है वो सुर्खियों में रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2024 से 26 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया?
24 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? फ्रांस, इटली, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इन चार विकल्पों में से राइट विकल्प कौन सा होगा? बताइए। तो भारत को चुना गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसलिए प्रश्न ये महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से कि 24 से 26 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो है भारत को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और ये डायबिटीज से संबंधित प्रश्न है। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर जिसको बोलते हैं, मधुमेह पर लेसेंट की एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है आपका, मधुमेह से ग्रसित विश्व के समस्त वयस्क व्यक्तियों में से लगभग 1/4 भारत में रहते हैं। लेसेंट की रिपोर्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है? मधुमेह की घातकता से प्रभावित अन्य देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया तथा ब्राजील शामिल हैं। ठीक है, ये दो विकल्प हैं और सही कूट का पहचान आपको करनी है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड। बताइए मधुमेह के संबंध में लेसेंट की रिपोर्ट के संदर्भ में जो कथन है क्या होगा? पहले और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपके सामने कि सागर मंथन द ग्रेट ओशियंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली भारत, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, कराची पाकिस्तान। बताइए कहाँ ये आयोजित की गई? 19 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में ये आयोजित की गई सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, सीबीएम यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित की गई। ऑप्शन और कथन दूसरा है, भारत, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका सीबीएम को लागू किए जाने के विरोध में है। बताइए 20 का क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, सीबीएम यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित की गई है, यूरोपीय संघ द्वारा, याद रखेंगे। और भारत हुआ, चीन हुआ और ब्राजील हुआ तथा दक्षिण अफ्रीका, ये सीबीएम को लागू किए जाने के विरोध में है। ठीक है, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 यहाँ पे हम देखने वाले हैं अब कि लिग्नोसेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह जापान द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया एक उपग्रह है। ठीक है, जापान द्वारा। ऑप्शन दो है, कथन दो है कि यह भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए नवीनीकरणीय निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी की विश्वसनीयता का परीक्षण करेगा। ठीक है, और थर्ड है, यह लकड़ी के पैनल वाला विश्व का पहला उपग्रह है। और फोर्थ है, इसे क्योटो विश्वविद्यालय तथा सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे बताइए अब यहाँ पे सही कूट क्या है? कौन से कथन यहाँ पे सही सत्य हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कथन सत्य हैं। दोस्तों एक्चुअली ये जो आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जाम में भी सही सही सभी सही हों। ये आपको याद करने के हिसाब से यहाँ पे आपको दिए हैं, तो इसलिए सभी सत्य हैं। इनको याद कर लीजिएगा कि लिग्नोसेट के बारे में जो कथन है यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। क्या क्या है कि जापान द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया एक उपग्रह है लिग्नोसेट। दूसरा, भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए नवीनीकरण निर्माण सामग्री के रूप में लकड़ी की विश्वसनीयता का परीक्षण करेगा। ऑप्शन थर्ड है, यह लकड़ी के पैनल वाला विश्व का पहला उपग्रह है लिग्नोसेट। ठीक है, जिसको जापान द्वारा बनाया गया है। और प्रश्न ये कथन चार है, इसे क्योटो विश्वविद्यालय, किसने? क्योटो विश्वविद्यालय तथा सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री द्वारा इसको विकसित किया गया है, और लकड़ी के पैनल वाला पहला उपग्रह है विश्व का। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या होने वाला है। अच्छे से देखिएगा, इसको लास्ट प्रश्न है। चलिए, टूरीटोप्सिस डोहरनी क्या है? टूरीटोप्सिस डोहरनी क्या है? टूरीटोप्सिस डोहरनी क्या है? एक अमर जेलीफिश है,
ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति है। सुंदरबन में पाया जाने वाला जहरीला सांप, या उत्तराखंड में फूलों की घाटी में पाई जाने वाली सदाबहार फूलों की एक प्रजाति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टोरिटोप्सिस डोहरनी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक अमर जेलीफिश है। ठीक है, एक अमर जेलीफिश है टोरिटोप्सिस डोहरनी को अमर जेलीफिश के रूप में जाना जाता है, जो कि 1980 के दशक में क्रिश्चियन सोमर तथा जियोर्जिया बेवस्टेलो नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। एक अमर जेलीफिश है टोरिटोप्सिस डोहरनी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इस बुक के निचोड़ के टॉप 22 प्रश्न। कैसी लगी दोस्तों वीडियो, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।